से लगभग 500 साल पहले मिथिला राज्य में भरौरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक पंडित परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गंगू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गंगू बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार गुजारा हो जाता था। वृद्ध माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की फिक्र होती थी। उसे लगता था कि उसके बाद उसका भोनू जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उसने एक दिन गंगू से बात की। बेटा गंगू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ, तो बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। भोन गंगू ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्ध माँ की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गंगू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील, सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गंगू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गंगू को माँ काली की कृपा से ही इतना बुद्धि प्राप्त हुआ है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्या लेकर गांव वाले गंगू के पास आते और गंगू चुटकी में उनकी समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसा ही गंगू पंडित के साथ भी हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे भी द्वेष रखने लगे, परंतु गंगू पंडित को ना किसी से भय था और ना ही किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। आवश्यकता पड़ने पर गंगू पंडित अपने बुद्धि बल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज करा लेते थे। यद्यपि गंगू पंडित बहुत धनी ना थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और पीटीआई का और पंडित जी का बहुत सम्मान करती थी। पंडित जी के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से पंडित ने भली प्रकार माता का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थिति में भोज करना होता है। गंगू पंडित भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे, परंतु उनके विरोधी तो जैसे इसी अवसर की ताक में बैठे थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गंगू पंडित को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर मातम करने पहुंचे। इधर उधर की बातें करते हुए और फिर एक ने बात छेड़ी, झाजी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपने सामर्थ्य के अनुसार तो करूंगा ही। गंगू पंडित ने कहा, अब प्रथा को तो मैं नहीं तोड़ सकता। यह ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप पंडित हैं। आसपास के 25 गांव में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको निमंत्रण आता ही है। सो तो है। तीसरा बोला, भाई अपने पंडित जी की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली है। सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो पंडित जी को 25 गांव का महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और पंडित जी की चहुओर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूली ना समाएंगी।
पंडित जी खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वह समझ भी रहे थे कि वह लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष की सारी चालें चल जाए। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष सारी चालें चल जाए। उनकी तो एक ही चाल उन पर भारी पड़ सकने में सक्षम थी। भाई पंडित जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है। पंडित जी ने कहा, चार पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने पंडित जी अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांव का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। फिर विरोधी वहां से खुश होते चल दिए। आपस में कहते भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया चतुर पंडित को। अब सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बच्चों को बड़ा सियाना बना फिरता था। अरे, किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा, मजा आएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो शक्कर खाऊंगा, एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना, पंडित का दिवाला निकाल देंगे। सब ठट्ठा कर हंस पड़े और सारे गांव में यह बात फैला दी। जो अभी सुनता हतप्रभ रह जाता। पंडित की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे माँ बाप के पास भी तो कुछ होगा। जितने मुंह उतनी बातें, पर मीठे के भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कहीं एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर पंडित जी अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के हवाइयां उड़ रही थी। ये क्या कर आए आप? 25 गांव के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया है क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी। पंडित मुस्कुराए। यह तो उन लोगों की अपनी योजना है। तो आपको विरोध करना चाहिए कि जैसे गीत वैसी ताल। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह तो मैं करूंगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है, पत्नी मुस्कुराई। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मन मर्जी करता हूं। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गईं। अपने पति की अक्ल पर उसे पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांव में पहुंच गई। लोग शौक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग पंडित की तारीफें करते न थकते थे। पंडित जी बस मुस्कुराते रहते। भोज का दिन करीब आ गया। पंडित जी बाजार से बैलगाड़ी भर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी ना था। भोज के एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेजा गया। पंडित जी ने भोज की व्यवस्था खेतों में ही की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातः काल से ही भरौरा में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। पंडित जी सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे। कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर ही नहीं आ रही। कैसा मीठा महाभोज था। 12 बजते बजते 25 गांव के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब पंडित जी के आदेश पर उनके मित्र वर्ग ने मीठा परोसना शुरू कर दिया। यह क्या, पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्नों के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हतप्रभ और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर पंडित जी को फटकारा। पंडित जी, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोले, क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों 25 गांव में निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। पंडित जी मीठे नरम स्वर में बोले,
मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह क्या मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। पंडित जी की बात सही जो थी। बेटा, यह बात तो ठीक है, एक और बुजुर्ग ने कहा। मीठा तो यह सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माता की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों की जेमने की व्यवस्था तो मेरे पास थी। पंडित जी ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही इन्होंने सारे गांव और आसपास के गांव में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी और उस पर गांव के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए पंडित जी को। 25 गांवों का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब पंडित जी की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पति के कारनामे पर फूल ही ना समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज कराने का चमत्कार पंडित जी के अलावा और कौन कर सकता था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।